कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि करीब 20वीं सदी से पहले चाइना का एक लालची राजा हुआ करता था। दोस्तों, उसने धन और संपत्ति के लालच में अपने प्रजा पर बहुत सारे अत्याचार किए। उसके इस अत्याचार से देवता भी नाराज हो जाते हैं और देवताओं ने राजा को सबक सिखाने के लिए बेवतियों को भेजा। फिर एक पर्वत से एक दिव्य शक्ति गिरती है और उसके बाद पूरा पर्वत हरा हो जाता है। उस पर्वत से बेवतियां बाहर आने लगी। उस दिन से हर 40 साल में बेवतियां उत्तरी चीन में आतंक मचाने के लिए जरूर आती हैं। अब हमें चाइना का एक रेगिस्तान दिखाया जाता है जहाँ पर चाइनीज लुटेरे यूरोप के व्यापारियों को लूटने के लिए उनका पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन ये व्यापारी सुरेंद्र और अजीत होते हैं, जो लंगोटे यार होते हैं। उनको चकमा देखकर निकल पड़ते हैं। फिर रात को एक गुफा के अंदर बसेरा करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये दोनों किसी काले पाउडर की तलाश में निकले हैं, क्योंकि दोस्तों इस समय कोई भी ज्यादा बारूद के बारे में नहीं जानता था। लेकिन इस बारूद को काला पाउडर के नाम से पुकारा जाता था। युद्ध में ये काला पाउडर किसी को भी विजय बना सकता था, इसलिए ये दोनों चाइना काले पाउडर के लिए आए थे। तभी एक जानवर इनके साथी को उठा देता है। फिर अजीत और सुरेंद्र एकदम सतर्क हो जाते हैं। फिर तभी वो जानवर अजीत पर हमला कर देता है। फिर उन दोनों की लड़ाई में अजीत उसका जानवर का हाथ काट देता है। लेकिन उस अंधेरे में उस जानवर को कोई नहीं देख पाता है। लेकिन उसका कटा हुआ हाथ देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। फिर अजीत को जानना था कि उसका सामना किस खतरनाक जानवर से हुआ था, इसलिए वो उस हाथ को अपने साथ रख लेता है। अगली सुबह वो लुटेरे फिर इनके पीछे पड़ जाते हैं। उनके पीछा छुड़ाने के लिए वो दोनों एक ऊंची चोटी पर भाग जाते हैं। लेकिन चीन की बॉर्डर पर उनको पकड़ लिया जाता है। जैसे ही इनके सामान में उस जानवर का हाथ मिलता है, पूरे शहर में बवाल मच जाता है दोस्तों। फिर चीन की सेना के कमांडर बुच्ची और जनरल ओ भी इनसे पूछताछ करने लग जाते हैं। फिर अजीत बोलता है वो यूरोप से केवल यहाँ व्यापार करने के लिए आए हैं। बीती रात उनका सामना एक भयंकर जानवर से हुआ। फिर हमने उसका एक हाथ काट डाला। ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। फिर बुच्ची को पता चलता है कि ये दोनों कोई व्यापारी नहीं है, बल्कि ये दोनों एक सैनिक हैं। लेकिन तभी इन बेवतियों का हमला हो जाता है। ये वही जानवर हैं जिनके पिछली रात को अजीत का सामना हुआ था। फिर एक विशाल चीन की दीवार बेवतियों को रोकने के लिए ही बनाई गई थी। पास करोड़ों की सेना एवं अनलिमिटेड हथियार भी थे, जिनसे उन पर आग के गोले और तीरों की बरसात की गई। दोस्तों, जिस दिन बेवतियों की सेना ने दीवार पार कर दी, उस दिन चाइना में कयामत आ जाएगी। तभी जनरल वो बताते हैं कि अगर हमने किसी भी प्रकार से इनकी बेगम को मार दिया तो उनके साथ उनकी विशाल सेना भी खत्म हो जाएगी। बेगम ही पूरे ग्रुप को कंट्रोल करती है, मगर बेगम को मारना इतना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि उनकी रक्षा में बड़े बड़े शेर खान खड़े होते हैं। फिर देखते ही देखते उनमें से एक बेवतिया दीवार पर चढ़ जाता है और फिर सैनिकों को मारने लग जाता है। फिर सुरेंद्र और अजीत ये बेवतियों को मारना शुरू कर देते हैं। फिर सुरेंद्र लाल कपड़ा दिखाकर बेवतिया को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तभी अजीत उसकी आंखों पर निशाना बनाता है। फिर उन दोनों का ऐसा युद्ध देखकर सभी सैनिक हैरान हो जाते हैं। बच्चों को मरते हुए देखकर सभी बेवतियों को वापस आने का सिग्नल भेजती है। फिर जाते जाते ये अपने दोस्तों की लाश भी ले जाते हैं। फिर कुछ देर के लिए मामला शांत हो जाता है। फिर इतनी बहादुरी से लड़ने के लिए सुरेंद्र और अजीत को जनरल लो शाबाशी देते हैं। फिर उन्हें शहर में रहने के लिए जगह दी जाती है। दोस्तों, इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा आपके बीच। दोस्तों, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। फिर उसी रात एक बेवतिया दीवार पर चढ़कर सिपाहियों को मारता है। फिर जनरल लो अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वो बेवतिया इन पर भी हमला कर देता है, जिसकी चपेट में आकर जनरल बुरी तरह जख्मी हो जाता है और मरते समय बुच्ची को नेमनल सेना का जनरल बना देते हैं। फिर हम देखते हैं कि दूसरे राजा के दरबार से 900 साल पुराना रिकॉर्ड लेकर एक आदमी यहाँ आया था। इस रिकॉर्ड में लिखा हुआ था कि बेवतियां एक तेज रोशनी वाले पत्थर के पास आते ही शांत और बहरे हो जाएंगे। 900 साल पहले उस पत्थर से ही उन पर जीत हासिल हुई थी। वैसे ही पत्थर सुरेंद्र के पास भी था। अब ये जानने के लिए एक बेवतिया को पकड़ने की जरूरत थी, जिसका उपचार उन्हें अजीत बताता है। अब उन्हें एक ऐसा मजबूत भाला तैयार करना था जो लगने के बाद बेवतियों की हड्डियों में फंस जाए और नस्ली दवाइयों का असर होते ही वो बेहोश हो जाएं। फिर अगले दिन बेवतियों का आने का इंतजार करने लग जाते हैं। देखते ही देखते बेवतियों की सेना इन पर हमला कर देती है और ये भी जहरीले भालों से आक्रमण कर देते हैं, जिसकी चपेट में आकर बहुत सारे बेवतियां फंस जाती हैं, लेकिन एक दूसरे की मदद करके निकल जाते हैं। तभी आखिरी वाली जंजीर भी छूटने वाली थी, लेकिन तभी अजीत जंजीर के सहारे नीचे उतरता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। अगर सुरेंद्र सही समय पर उसे बचाने नहीं आता तो शायद अजीत का चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता। फिर जनरल बुच्ची भी ऊपर से काले पाउडर का गोला फेंक कर घेराबंदी कर देती है। फिर ये नीचे के रास्ते से बेवतियों को लेकर बच निकलते हैं, जिसके बाद उसे एक लोहे की मजबूत पिंजरे में कैद कर देते हैं और एक चुम्बक उसके पास ले जाते हैं। चुम्बक के संपर्क में आते ही वो शांत और बेहोश हो जाता है। फिर इन्हें बेवतियों की ताकत का तोड़ मिल चुका था। फिर ये सभी सैनिक को लेकर
लेकर रातों रात उस पर्वत की गुफा में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें इस गुफा के अंदर एक भी बेवित्या नहीं दिखाई देता है। उन्हें लगा कि ये दीवार को पार करके शहर में घुस चुके हैं। फिर देखते ही देखते बेवित्यों की सेना शहर में घुस जाती है। जनरल बुच्ची भी अपने साथ काला पाउडर का ढेर लेकर बेवित्यों की रानी को मारने के लिए बलून के सहारे शहर की तरफ चली जाती है। सुरेंद्र भी उनका साथ देने के लिए बलून का सहारा लेकर शहर की तरफ उड़ जाता है। फिर ये राजधानी पहुंचकर एक रणनीति बनाते हैं। जो कैद किया हुआ बेवित्या था उसे खूब खिलाया पिलाया जाता है। फिर उसके शरीर पर बहुत ज्यादा बारूद के गोले बांधे जाते हैं, क्योंकि बेवित्यों की रानी खाने के लिए अपने ही साथियों पर निर्भर रहती है। इनका प्रोग्राम था कि मांस खाने के बाद जैसे ही रानी को खाना खिलाने जाएंगे, वैसे ही सुरेंद्र और बुच्ची इस पे बंधे हुए बारूद पर धमाका कर देंगे। जैसे ही ये चुम्बक इससे दूर करते हैं, वैसे ही वो बेवित्या खड़ी हो जाती है और पूरे मांस खाकर रानी के पास पहुंच जाती है। फिर निशाना साधने के लिए एयरटेल के टावर के ऊपर जाते हैं। फिर देखते हैं कि रानी को खाना खिलाने के लिए बेवित्यों के बीच अफरा तफड़ी मची हुई थी। सुरेंद्र सही मौका देखकर बारूद के गोले पर निशाना साधता है, मगर रानी के अंगरक्षक तीर को अंदर जाने से रोक देते हैं। लेकिन 2 बार प्रयास करने के बाद भी ये चूक जाते हैं। रानी का एक चक्र भी तोड़ना इतना आसान नहीं था। अगले ही पर रानी सबको सिग्नल भेज देती है। जिस टावर से हमला हुआ था उस टावर पर बेवित्यां पूरी तरह घेर देते हैं। तभी बुच्ची अपने दिमाग का इस्तेमाल करती ये रस्सी की सहायता से रानी के करीब जाती है और फिर सुरेंद्र वो चुंबक रानी की तरफ फेंकता है। ठीक उसके पीछे बुच्ची निशाना साधती है और फिर धमाका होता है। फिर रानी के मरने के बाद उसकी विशाल सेना भी खत्म हो जाती है। फिर अगले दिन ये बहुत सारा बारूद लेकर अपने देश लौट आते हैं। दोस्तों यहीं पे कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है दोस्तों।